हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है, इसको देख रहे हैं। इसमें दिया है कि देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा सुदर्शन चक्र। देश की कौन सी सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा सुदर्शन चक्र। सुरक्षा का हमारा अभेद्य कवच सुदर्शन चक्र अन्य देशों के कवच जैसे इजराइल के आयरन डोम, ब्रिटेन के स्काई सेवर और फिनलैंड के डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम से अलग और बहुआयामी होगा। क्या बात कर रहे हैं? सुरक्षा का हमारा अभेद्य कवच सुदर्शन चक्र है। इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम, ब्रिटेन के स्काई सेवर और फिनलैंड के डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम से अलग और बहुआयामी होगा। इससे बात कर रहे हैं। दुनिया के लगभग 10 देशों जिन्होंने बाहरी हमलों से बचने के लिए सुरक्षा कवच विकसित किया है, या कह रहे हैं कि इसमें से अधिकांश इजराइल के भरोसे हैं, या आंशिक रूप से रडार और जमीनी सर्विलांस और मानवीय प्रतिक्रिया के सहारे हैं। लेकिन भारत का यह चक्र 7,000 रडार और 52 नए समर्पित सैटेलाइट के जरिए एक समेकित यानी एक इंटीग्रेटेड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम संचार नेटवर्क और उस वेपन सिस्टम से जुड़ा होगा जिसकी अति उच्च शक्ति वाले लेजर से अनचाहे मिसाइल और ड्रोन और अन्य शत्रु प्रक्षेपित हथियार को देखने के तत्काल बाद नष्ट करने की क्षमता होगी। इसमें कुछ वेपन्स विदेश से खरीदे जाएंगे, लेकिन संचार और उसका समेकन शुद्ध रूप से भारतीय होगा। इसमें डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अन्य संस्थाएं की और कुछ निजी क्षेत्र के उपक्रमों की भी भूमिका होगी। भारत की समस्या अन्य देशों, खासकर यूरोपीय देशों से अलग है। सुरक्षा कवच के लिए इसका क्षेत्र यूरोप के देशों से कई गुना बड़ा है। कई हजार किलोमीटर तक के क्षेत्र पर दिन रात नजर रखना दुरूह और श्रम साध्य है। देश तभी चैन की नींद सो सकता है जब तकनीक के नए वरदान अपना काम अहर्निश करते रहें। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, गाजा में शांति की आस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आगे बढ़ाए गए गाजा शांति समझौते के पहले चरण को लागू करने के लिए सहमति बन जाना इजराइल और फलस्तीन के लिए ही नहीं, पश्चिम एशिया और शेष विश्व के लिए राहत की खबर है। यदि समझौते के शेष चरणों के लिए इजराइल और हमास में सहमति बन जाती है तो गाजा में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशंसा के पात्र होंगे। उनके खाते में कम से कम एक संघर्ष को खत्म करने का श्रेय जाएगा। ऐसा होने की उम्मीद है कि भारतीय प्रधानमंत्री समेत विश्व के अन्य देश के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। उल्लेखनीय है कि इन दो देशों में सऊदी अरब, मिस्र समेत और कतर भी है, जो हमास को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। गाजा शांति समझौते के पहले चरण के तहत हमास करीब 20 बंधकों के साथ मारे गए या अपहृत लोगों के सब इजराइल को सौंपेगा। इसके बदले इजराइल लगभग 2000 फलस्तीन कैदियों को रिहा करेगा। इनमें कई हमास आतंकी भी हैं। इसी के साथ गाजा में घुसी इजराइल सेना अपने कदम पीछे खींचेगी। ट्रंप की ओर से तय किया गया है कि यह शांति समझौता 20 सूत्री है। इसके अनुसार हमास को हथियार डालने होंगे और गाजा में अपने प्रशासनिक दखल को समाप्त करना होगा। इस पर फिलहाल कुछ कहना कठिन है कि क्या हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार होगा। यदि वह इस्लामी और विशेष रूप से अरब देशों के दबाव में अपने हथियार बंद समूह को भंग करने के लिए तैयार हो भी जाए तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह इजराइल को नष्ट करने
और वहां के लोगों यानी यहूदियों को मिटाने की अपनी घृणा का परित्याग करेगा। वास्तव में जब ऐसा होगा तभी इजरायली और फलस्तीनी चैन से रह पाएंगे और पश्चिम एशिया में शांति कायम हो सकेगी। भविष्य में भी जो भी हो इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। 2 वर्ष पहले 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने इसराइल में घुसकर जो कहर ढाया, जिसके नतीजे में 1200 लोग मारे गए, इसके जवाब में इसराइल की सैन्य कार्रवाई में 60,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसराइल की सैन्य कार्रवाई गाजा के साथ लेबनान, बामन और इराक तक गई थी। इसराइल ने गाजा में अपनी कठोर सैन्य कार्रवाई इसलिए जारी रखी क्योंकि हमास 7 अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसराइल हमास के बीच की लड़ाई में हजारों लोगों की जान नहीं गई। इसराइल ईरान के बीच तनाव ने युद्ध के रूप ले लिया, जिसमें अमेरिका ने भी दखल दिया था। इसके अतिरिक्त यमन में काबिज हाउती विद्रोह की हरकतों से समुद्री व्यापार में बाधा पहुंची, जिससे नतीजे में तेल के दाम बढ़ गए थे। दवाओं की गुणवत्ता से समझौता। आदित्य सिन्हा लिखते हैं और लेखक लोक नीति विश्लेषक है। आइए देखते हैं। तमिलनाडु के पेरम्बदूर में एक इलाका है, तो यहाँ पे एक छोटे दवा कारखाने के दरवाजे अब बंद हैं। श्री सन फार्मास्यूटिकल्स नाम की इस कंपनी को लेकर तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पाया कि उसने ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम के तहत 364 उल्लंघन किए हैं। यहाँ बना कफ सिरप कोल्ड ड्रिप मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 बच्चों की जिंदगी लील गया है। कहाँ पे बना है? तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पा दिया है कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी है जो कि क्या बना रही है, एक सिरप बना रही है कोल्ड ड्रिप नाम से, जिसने मध्य प्रदेश और राजस्थान के 25 बच्चों की जिंदगी जान ले ली है। इस सिरप में क्या मिला हुआ है? डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसा विषैला तत्व मिलाया गया था। क्या? डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसा विषैला तत्व। यह किडनी और लीवर को क्षति पहुंचाता है। निर्माण के अलावा कंपनी के स्तर पर और भी लापरवाही बरतेगी, जैसे पैकिंग पर अनिवार्य चेतावनी नहीं दी गई कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन न करने दिया जाए। यह कोई पहली और अलग घटना नहीं है। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान से लेकर के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक की कहानी सामने आती है। इस कहानी में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वालों नियम को धता बताते हैं और निगरानी कमजोर और मामला बिगड़ने पर प्रतिक्रिया धीमी होती जाती है। यह मामला दर्शाता है कि भारत की विकेंद्रीकृत और अक्षम दवा नियामक प्रणाली खतरनाक रूप से पुरानी पड़ चुकी है। ऐसे मामले दुनिया की फार्मेसी के रूप में पहचान बनाने वाले भारत की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करते हैं। करीब 200 से अधिक देशों की किफायती दवाएं उपलब्ध कराकर 200 से अधिक देशों को किफायती दवा उपलब्ध कराकर भारत वैश्विक जेनेरिक दवा बाजार का अग्रणी खिलाड़ी है। पीएम जन औषधि योजना की सफलता में जेनेरिक दवाओं की अहम भूमिका है। इसके तहत 5600 करोड़ रुपए की दवाई बेची गई है। 5,600 करोड़ रुपए की दवाई बेची गई है। पिछले एक दशक के दौरान इस योजना से लोगों को करीब 30,000 करोड़ की दवाई बेची गई है। जेनेरिक दवाएं बड़ी आवश्यकता है और हालांकि गुणवत्ता सुनिश्चित इसलिए किए बिना ऐसी किफायती दवाएं और घातक हो सकती हैं, क्योंकि जिस तबके को राहत देने के लिए ये दवाई बनाई जाती है उसके लिए ही आफत बन जाती है। कफ सिरप से बच्चों की मौतें इस कड़वी सच्चाई को ही उजागर करती है कि भारत में सस्ती दवाएं तो उपलब्ध हुई है, पर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अक्सर सवाल उठता है कि जब जेनेरिक दवाओं में ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं जैसे तत्व ही होते हैं, सवाल उठता है कि जेनेरिक दवाओं में ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं जैसे तत्व ही होते हैं तो कई बार अनुपयोगी क्यों साबित हो जाती हैं। इसका जवाब दवा निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा है। दवा में मूलभूत तत्व एपीआई उसका केवल एक हिस्सा होता है।
बाकी फार्मूलेशन में फिलर्स, वाइंडर्स और कोटिंग जैसे पहलू भी होते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि दवा कितनी जल्दी घुलती है और शरीर उनकी कितनी मात्रा अवशोषित करता है। इन पहलुओं में थोड़ा सा परिवर्तन दवा की प्रकृति एवं प्रभाव पर असर डाल सकता है। चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना, कि डॉक्टर ने 2024 के अध्ययन में एक स्पष्ट किया कि एंटी फंगल दवा यानी एट्राकोनाजोल के 22 जेनेरिक संस्करणों की तुलना में उन्होंने पाया कि 29% जेनेरिक दवाओं ने 2 सप्ताह में अपेक्षित स्तर हासिल किया, जबकि पेटेंट दवाओं में यह स्तर 73% तक था। जेनेरिक दवाओं में छोटे असमान आकार के पैलेट मिले जो अवशोषण और प्रभावशालिता को प्रभावित करते थे। ऐसा अंतर नहीं कि जानबूझकर छोड़ा जाए, बल्कि यह इसी को रेखांकित करता है कि असमान निर्माण मानक कमजोर निगरानी प्रमाणों को कैसे प्रभावित करती है। इस मोर्चे पर समस्या गहरी और संस्थागत है। दवा निर्माण के लिए भारत का केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ही व्यापक रूप से नियम निर्धारित करता है, पर कारखाना को लाइसेंस देना, इकाइयों का निरीक्षण करना और नमूनों के परीक्षण जैसी अधिकांश शक्तियां राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों यानी SDRA के पास है। निगरानी को लेकर विभिन्न राज्यों की क्षमताएं भी भिन्न है। कुछ राज्यों के पास सुदृढ़ प्रयोगशाला और प्रशिक्षित निरीक्षक भी हैं, जबकि कई राज्यों में तमाम इकाइयों के लिए अत्यंत सीमित मानव संसाधन होता है। निर्माता इसी का फायदा उठाते हुए उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं जहां नियामकीय ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर होता है। यह नियामकीय तोड़ ही है जो CDSCO केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन 2018 में स्थिरता परीक्षण को अनिवार्य तो बनाया, पर कई राज्यों में परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचा ही नहीं है। यह नियम पुरानी दवाओं पर लागू भी नहीं होता है। इससे भारत जैसे जलवायु देश में एक बड़ा जोखिम पैदा होता है। भाटिया समिति 1954 में आती है और उससे लेकर के मालेश्वर समिति 2003 में उन्होंने यही सुझाया है कि लाइसेंसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण को एक राष्ट्रीय ढांचे के तहत लाया जाए। इस पर सुधारों की राह में राज्यों का रवैया अवरोध बना हुआ है। श्रीसन मामला दिखाता है कि कैसे लापरवाही की अनदेखी होती है। 10 से भी कम कर्मियों के भरोसे चल रही थी ये कंपनी और फिल्ट्रेशन सिस्टम और रिकॉल तंत्र भी नहीं था वहां पे, फिर भी उसे 2026 तक लाइसेंस हासिल था। पूर्ववर्ती कंपनी का सालों पहले वजूद होने के बावजूद सीमित निरीक्षण के जरिए उसने नया लाइसेंस हासिल कर लिया। नियम उल्लंघन का मामला तब सामने नहीं आया जब तक कुछ नौनिहाल काल के गाल में नहीं समा गए। भारत में कानूनों की कमी नहीं है और कमी है तो उन्हें ढंग से लागू करने की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने की। समय आ गया कि भारत में CDSO के तहत केंद्रीकृत लाइसेंस और निरीक्षण प्रणाली बनाई जाए तो प्रत्येक उत्पाद परीक्षण और रिकॉल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग रजिस्टर द्वारा संचालित हो और सभी नई पुरानी दवाओं के लिए सालाना परीक्षण भी अनिवार्य करना होगा। ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे तत्वों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का डिजिटल रिकॉर्ड बने, उन्हें कभी भी ट्रेस किया जा सके। राज्य की शक्तियां उनके पास रहे लेकिन मानकों के अनुपालन और सजा के प्रावधान पूरे देश में एक समान हो। कब सिर्फ सेवन से बच्चों की मौत को एक चेतावनी के रूप में लिया जाए। यदि सबक नहीं सीखे गए तो आगे और घातक परिणाम सामने आ सकते हैं और उनका सामना करना पड़ सकता है। अगला सरकरीक को लेकर सचेत रहना होगा। सरकरीक समझते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे संबंधित बात करेंगे अपन यहाँ पे। डॉक्टर कृपा नोटियाल जो कि लेखक भारतीय तटरक्षक दल के अतिरिक्त महानिदेशक रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो सर क्रीक
क्षेत्र भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक में सैन्य जमावड़े को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। एक 96 किलोमीटर लंबा ज्वारी मुहाना है जो गुजरात में कच्छ के रण से लेकर के पाकिस्तान को सिंध प्रांत से अलग करता है। देखो, सर क्रीक के बारे में बता दिया है इन्होंने कि 96 किलोमीटर का लंबा ज्वारी मुहाना है, यानी जहां पर अपनी नर्मदा, ताप्ती, ये जो नदियां गिरती है अरब सागर में, ठीक है, तो वहां पे एक ज्वार भाटा का निर्माण करती है। ठीक है, ज्वार का निर्माण करती है ना, टाइड वगैरह आते रहते हैं उस जगह पर। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब ज्वार वगैरह आते रहते हैं वहां पे, तो ज्वारी मुहाना एक टाइप से है ना। तो गुजरात में जो कच्छ का रण है उसको पाकिस्तान के सिंध से अलग करता है। ये गुजरात का रण और दूसरी साइड में पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वो सर क्रीक के द्वारा अलग होता है। सर क्रीक विवाद की जड़ें 1908 से जुड़ी है। कब से? 1908 से, जब कच्छ और सिंध के शासकों के बीच क्षेत्रीय विभाजन को लेकर असहमति उत्पन्न हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा 1914 में एक प्रस्ताव के जरिए मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने एक अस्पष्टता पैदा कर दी। प्रस्ताव में एक खंड में सुझाव दिया कि सीमा क्रीक के बाहरी किनारे की ओर स्थित है। सीमा सर क्रीक के बाहरी किनारे की ओर स्थित है, जबकि दूसरे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लेख किया गया है जिसके अलग नेतार्थ थे। यह मुद्दा 1965 के सशस्त्र संघर्ष के बाद से फिर उभरा और पाकिस्तान ने कच्छ के रण के आधे हिस्से पर दावा किया। 1968 में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने रण के 90% हिस्से पर भारत के दावे को बरकरार रखा, लेकिन सर क्रीक सीमा अनसुलझी रही। भारत का कहना है कि जो सर क्रीक के बीच जो सीमा बीच से होकर गुजरती है, जो सीमा है ना, सर क्रीक के बीच से होकर गुजरती है, जो कि पाकिस्तान जोर देता है कि यह क्रीक के पूर्वी तट पर स्थित है। यह अंतर निर्धारित करता है कि समुद्री सीमा अब अरब सागर में कैसे फैली हुई है, जो संभावित पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि अंतर निर्धारित करता है कि समुद्री सीमा अरब सागर में कैसे फैली हुई है, जो संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार और मछली पकड़ने की क्षेत्रों और दोनों देशों की विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अरबों डॉलर की सामुद्रिक संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करता है। साल 1989 में भारत और पाकिस्तान के इस विवाद को सुलझाने के लिए ठोस प्रगति को बिना 6 दौर की चर्चाएं शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान जोर देता है कि समुद्री सीमा के लिए आधार स्थापित करने के लिए पहले सर क्रीक की सीमा में सीमांकन किया जाए, जो भारत भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों को जोड़ता है। भारत ने परिसीमन सीमांकन का प्रस्ताव रखा, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों और राजनीतिक अविश्वास ने कार्यान्वयन को रोक दिया। यह भारत के अन्य पड़ोसियों के साथ समुद्री सीमाओं के सफल समाधान के बिल्कुल विपरीत है। श्रीलंका के साथ 1974 और 1970 में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मालदीव के साथ त्रिबिंदु से लेकर के पाक स्टेट समझा देते हैं कि पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में ये अलग करने वाली जगह है ये, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि पाक की जो खाड़ी है ना, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में 200 समुद्री मील की सीमा तक पहली 288 किलोमीटर समुद्री सीमा स्थापित की गई है। 200 समुद्री मील की सीमा तक 288 किलोमीटर की समुद्री सीमा स्थापित करती है। बांग्लादेश के साथ दशकों की असफल बातचीत के बावजूद विवाद अंततः संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक कानूनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से हल किया गया था और 2014 में स्थानीय मध्यस्थता न्यायालय ने बंगाल की खाड़ी में एक विवादित 25,602 वर्ग किलोमीटर में से 19,402 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश को प्रदान किया गया था। भारत और बांग्लादेश ने इस बाध्यकारी निर्णय को स्वीकार किया और इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में भी उपयोग किया था। उदाहरण दर्शाते हैं कि जब राजनीति इच्छा शक्ति हो तब समुद्री सीमा विवादों को शांतिपूर्ण समाधान, बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से संभव होती है चीजें। सर क्रीक
पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा शहर कराची इस विवादित सीमा से करीब केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां इसका प्राथमिक नौसैनिक अड्डा भी है। यह भारतीय नौसैनिक उपस्थित पाकिस्तान की व्यावसायिक जीवन रेखा और सैन्य बुनियादी ढांचे को खतरे में डालती है। भारत के लिए सरकरी को सुरक्षा करना गुजरात की तट रेखा की रक्षा के लिए आवश्यक है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कांडला बंदरगाह और क्षेत्र को घुसपैठ गलियारा बनने से रोकने के लिए भी जरूरी है। सरक्रीक पर उठे विवाद को नए सिरे से 2019 के बाद के सैन्य गतिरोध और ऑपरेशन सिंदूर के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण, जैसे कि स्वदेशी विमान वाहक पोत, उन्नत पनडुब्बियां और बढ़ी हुई तटीय निगरानी ने समुद्री शक्ति संतुलन को मूल रूप से बदल दिया गया है। पाकिस्तान इसके जरिए नौसैनिक रणनीति को तेज करना चाहता है और उन्नत पनडुब्बियों और जहाज रोधी मिसाइल प्राप्त करने के लिए चीनी सैन्य सहायता का लाभ उठाना चाहता है। सरक्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की कोई भी दुस्साहस कार्रवाई उसे पीढ़ियों तक पछताने पर मजबूर कर सकती है। सरक्रीक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ नियमित गश्त भारतीय तटरक्षक बल और पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा संचालित की जाती है। ये गश्त एक दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इससे दोनों देश विवादित जल नियंत्रण बनाए रखते हैं। दोनों देशों से मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रखने को अनजाने में पार करने से रोकते हैं। फिलहाल यह भारत की समुद्री सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा बना हुआ है। सरक्रीक पर भारत की सीमाओं की दृढ़ता यह संदेश देती है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और हर इंच भूमि की सुरक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान यदि नए सिरे से राजनयिक फाइल करे तो आतंकवादियों को समर्थन बंद कर देगा और अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदार दिखाए। सरक्रीक विवाद का समाधान निकल सकता है इससे। हेलो, अगला देखते हैं हिंदुस्तान.com का संवाद की गाजा में उम्मीद। गाजा में युद्ध विराम लागू होना पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। पूरे 2 दिन बाद भयानक खून खराबे का सिलसिला टूटता लग रहा है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही देना चाहिए। युद्ध विराम कराने के लिए ट्रंप चेतावनी से धमकी तक चले गए थे। इसी का नतीजा इजरायल और हमास दोनों उनके शांति समझौते के पहले चरण तक सहमत हो गए। हालांकि अनेक किंतुओं परंतुओं का पटाक्षेप अभी नहीं हुआ है। संक्षेप संघर्ष में स्थायी विराम के लिए अमेरिका अगर अपनी नीति को स्थिर रखे तो इससे पूरे पश्चिम एशिया में अमन चैन को बल मिलेगा। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो इजरायल को संभाल सकता है, पर अब इजरायल को संभालने के लिए पश्चिमी देशों को भी अपनी निश्चित नीति के तहत व्यवहार करना होगा। इजरायल फूंक फूंक कर कदम उठाने के पक्ष में है। उसने कहा है कि समझौता तभी प्रभावी होगा जब उसकी कैबिनेट मंजूरी देगा। हालांकि इस मंजूरी में परेशानी नहीं आनी चाहिए। गाजा के लोगों ने अगर 2 साल तक खून के आंसू बहाए हैं, तो इसके लिए केवल इजरायल नहीं, हमास भी बहुत दोषी है। जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया, वह सिवाय आतंकवाद के और कुछ भी नहीं था। कुछ ही घंटों में हमास ने 1200 इजरायलियों को मार दिया था और करीब 250 को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। हमास ने यही सोचा था कि बंधकों की वजह से इजरायल हमलावर नहीं होगा, उसका भया दोहन किया जा सकेगा। हालांकि हमास का दांव उल्टा पड़ गया। अब तक गाजा में 67,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1,70,000 के करीब घायल हो गए थे। गाजा में हर 10 में से एक आदमी या तो मारा गया या घायल हो गया है। ऐसे में हमास और उसके सहयोगी आतंकी संगठनों को वह जरूर सोचना चाहिए कि 7 अक्टूबर का हमला गाजा पर कितना भारी पड़ा था। संभव है कि इजरायली
बंधकों को अगर हमास पहले ही छोड़ देता, इजरायली बंधकों को हमास पहले ही छोड़ देता, तो इतनी बड़ी संख्या में निरपराध लोग नहीं मारे जाते। बहुत गुहार के बावजूद हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया। हमास ने बंधकों को जो अमानवीय हालात बनाए, उसकी केवल निंदा हो सकती है। यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि गाजा में नरसंहार के लिए कौन दोषी है। नरसंहार में शामिल तमाम लोग जब ईमानदारी से समीक्षा करेंगे, तभी पुख्ता समाधान निकलने की संभावना बनेगी। इस संघर्ष विराम के बाद जरूरी है कि हिंसा में शामिल पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहराने के बजाय तार्किक ढंग से विचार करें। आज गाजा को मानवीय बनाने की जरूरत है, तभी नफरत का मुकम्मल इलाज होगा और बदला लेने का दुष्चक्र टूटेगा। जरूरी है कि हमास बिना समय गंवाए बंधकों को रिहा करे और इजराइल गाजा से अपनी सेना हटाने की प्रक्रिया फौरन शुरू करे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उचित ही शांति समझौते के पहले चरण के समझौते को एक कूटनीतिक सफलता और इजराइल के लिए राष्ट्रीय और नैतिक जीत बता रहे हैं। इजराइल को बंधकों का इंतजार है। बंधक जिस हालत में रिहा होंगे, उससे भी गाजा के भविष्य का फैसला होगा। इस पूरे संघर्ष की संतुलित समीक्षा होनी चाहिए ताकि सुधार के तौर तरीके हासिल हों। कटुता, बर्बरता को भूलकर आगे बढ़ना होगा। इंसानियत की उम्मीद कभी एक तरफा पूरी नहीं होती। इंसानियत की राह पर सभी को चलना पड़ता है, तभी समाज और देश और क्षेत्र में शांति बहाल होती है। अगला, काश यह दुस्साहस देश को जगा पाए। कुमार प्रशांत गांधीवादी चिंतक है। आइए देखते हैं। जूता चलाने वाले जब अपना काम कर दिया है, जूता चलाने में अपना काम कर दिया है, तब जिन पर जूता फेंका गया था, उन्होंने जूते को उसकी निगाह दिखाकर, उसकी जगह दिखाकर अपूर्व संयम दिखाते हुए अपना सामान्य काम शुरू कर दिया। हमारे प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने ऐसा करके हम सबको सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रधान न्यायाधीश का यह स्थिर चित्त व्यवहार स्वप्न मत लगता है। गुलिवर को लिलीपुट में भी ऐसे छोटे लोग नहीं मिले होंगे जैसे हमें मिले हैं। छोटा या नाटा होने या क्षुद्र होने से में बहुत बड़ा फर्क है। छोटा और नाटा में, क्षुद्र होने में। जिस फर्क को इन दोनों जुमलेबाजी से ढकने की चातुरी दिखाई जा रही है, लेकिन छदम भी इतना चरित्र शून्य नहीं होता। बहुत वक्त तक छदम चलने दे। देखिए ना, आज एक जूते ने उसे तार-तार कर दिया। आज से आधी सदी पहले 1973 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, वह आज के तंत्र से ऐसे चिपकता है जैसे इसके लिए कल ही खा गया। देश के राजनीतिक नेतृत्व की नैतिक हैसियत जब एकदम से बिखर जाती है, तब सभी स्तरों पर अनगिनत बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए सारे देश को क्षुद्रता का डेंगू हुआ है, क्योंकि आज के राजनीतिक वर्ग की नैतिक हैसियत एकदम बिखर गई है। ये जूता किसी दलित पर नहीं फेंका गया है, जिस पर फेंका गया वह संयोग से दलित है। सच यह है कि यह असहमति पर फेंका गया वह जूता है जो सत्ता में बैठे लोग दशकों से लगातार फेंकते आ रहे हैं। घृणा इनके दर्शन की संजीवनी बूटी है। गवई साहब देश के प्रधान न्यायाधीश है। सभी लिख रहे हैं कि वह दलित है। कोई यह क्यों नहीं कह रहा कि न न्याय की कोई जाति होती है, न न्यायाधीश की। जब दिल और दिमाग से जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा, प्रांत की लकीरें मिट जाती है, तब न्याय का करा लिखने की शुरुआत होती है। इसलिए मैं कहना चाहिए कि गवई साहब न दलित है न सवर्ण है, वह हमारी न्यायपालिका के न्यायपूर्ति है। हम इतना ही जानते हैं कि उनकी योग्यता का मान करते हैं। हम संपूर्ण न्यायपालिका को ऐसे ही देखना चाहते हैं। हमारी चाह आप जानना चाहें तो वह यह है कि सारा देश संसार के सारे इंसान ऐसे ही हो
और न हो तो ऐसे ही बने। उन्हें ऐसा बनाने में हम सब अपने मन प्राणों को पूरा बल लगाएंगे। हमें गहरा खेद है कि जिसका जूता था उस वकील के पास अब वो जूता भी नहीं रहा। एक वही जूताग्रस्त मानसिकता थी उन जैसों के पास। पिछला पिछले कुछ सालों में इस तंत्र ने देश के हर नागरिक के हाथ में यही मानसिकता तो थमाई है कि अपना जूता दूसरों पर फेंको। पुरानी बात पुरानी है पर एकदम खरी है कि तुम जिनके साथ रहते हो ठीक उनकी जैसे होते चले जाते हो। न्यायमूर्ति गवई ने प्रधान न्यायाधीश बनते ही कहा था कि वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माथे पर धरकर वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माथे पर धरकर चलते हैं। हमने कोई ऐतराज नहीं किया है और हालांकि होना तो यही चाहिए कि उनके और दूसरे किसी न्यायमूर्ति के माथे पर या संविधान ही हो न गांधी हो न अम्बेडकर। किसी भी मुकदमे के दौरान फैसले से इतर हमारे न्यायाधीश जो टिप्पणियां करते हैं वो बहुत मतलब की नहीं होती है। विष्णु की मूर्ति के संदर्भ में हमारे सर्वोच्च न्यायमूर्ति की वह टिप्पणी ये न जरूरी थी न निर्दोष थी। हमारी न्यायपालिका आज भी ऐसे ही चल रही है जैसे देश में कुछ सामान्य नहीं है, असामान्य नहीं है। जिस संविधान और लोकतंत्र की वजह से न्यायपालिका का अस्तित्व है उस पर रोज रोज हमले हो रहे हैं। यह हमें दिखाई देता है मगर अदालत को नहीं। संविधान के महत्व के मुद्दों को नागरिक स्वतंत्रता के सवालों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और न्यायपालिका को जो भी कहना है वह स्पष्ट शब्दों में कहा जाए। ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसा रवैया संविधान को मजबूत नहीं बनाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिंदा नहीं करता है। यह संविधान को न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी दी है कि यही उसके होने की सार्थकता है और वह लोकतंत्र के साथ खड़ा रहे। आज के दौर में यह सबसे आसान काम है। आसान इसलिए कि आपके पास एक किताब है जिसे अम्बेडकर का लिखा संविधान कहते हैं। बस उस किताब को खोलिए और उसके आधार पर सही या गलत का फैसला कीजिए। न एक शब्द बदलना है आपको, न कुछ अलग या नया लिखना है। आप वह मत करिए जो आपके कमजोर प्रतिनिधियों ने पहले किया है। संविधान ने नहीं कहा कि आपको संतुलन साधना है, कि आपको बीच का रास्ता निकालना है। सत्य न्याय संतुलन से नहीं संविधान के पालन से तो सिद्ध होता है। हमारे एक पूर्व न्यायाधीश ने हाल ही में शायद अपना एक पहलू ढकने के लिए एक बौद्धिक तीर चलाया था। हमारा संविधान नहीं कहता है कि हमारे जजों की निजी आस्थाएं नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान नहीं कहता है कि हमारे जजों की निजी आस्थाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे संविधान ने ऐसा नहीं कहा है कि, लेकिन संविधान ने साफ शब्दों में कहा है कि आपकी निजी आस्था की छाया भी आपके फैसले पर नहीं पड़नी चाहिए। यह आसान नहीं है कि जज बनना इतना आसान कहाँ है। जिस तरह सड़क पर चलता हर ऐरा गैरा जज नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह बड़ी शिक्षा पाकर या विदेशों से डिग्री लाकर या किसी पूर्व जज का परिजन होने के नाते कोई जज नहीं बन जाता। जज की कुर्सी पर बैठने से भी लोग जज नहीं बन जाते। यह योग्यता और पात्रता संविधान के साथ खड़े होने की आपकी हिम्मत से आती है। यह याद रखना चाहिए कि आपातकाल में 5 जज थे जिनमें से 4 ने संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंककर सरकार की खैर ख्वाही की थी। भारतीय न्यायपालिका का वह दाग आज तक नहीं धुल पाया है। किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में फैसला देने की बात नहीं है। जो लिखा हुआ है संविधान देश की जनता ने आपको सौंपा है उसका पालन करने की बात है। जूता चला यह बहुत बुरा हुआ, लेकिन यही जूता वरदान बन जाए यदि इसने हमारी न्यायपालिका को नींद से जगा दिया तो जूता चलाने की असहिष्णुता जिसने समाज का स्वभाव बना दिया है और अपराधी पकड़ा जाए, इसके लिए सन्नद्ध और प्रतिबद्ध न्यायपालिका अपनी कमजोर कमर सीधी कर खड़ी हो तो जूता क्या वह फिर से पाँव में पहुंच जाएगा। अगर ब्रिटिश गुलामी का बोझ धो रही हमारी प्रतियोगी परीक्षा है
देवीनाथ मेहरा, संस्थापक फर्स्ट ग्लोबल। मशहूर कहावत है, जो भी मापा जाता है उसका प्रबंधन मुमकिन है। जो भी मापा जाता है उसका प्रबंधन मुमकिन है। इस सूक्ति को दुनिया भर में शिक्षा, नौकरी और मूल्यांकन में चरितार्थ होते देखा जा सकता है। हमारे देश में इन क्षेत्रों में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वे प्रतिभागियों की तैयारी, प्रदर्शन और मूल्यांकन के तरीकों पर असर डालती है। सभी प्रबंधन सलाहकार ऐसा ही करने की सलाह देते हैं। विडंबना यह है कि प्रबंधन शिक्षा में भी कभी इस बात पर विचार नहीं किया जाता है कि जिस तरह प्रतिभागियों की कुशलता का परीक्षण किया जाता है, क्या वह सही तरीका है। गौरतलब है कि कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट और प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए दो बातों की जांच की जाती है कि अंग्रेजी की समझ और गणित की और समस्याओं का तार्किक ढंग से समाधान करने की योग्यता। इनमें भी गणित और तर्क शक्ति परीक्षण में भी यह देखा जाता है कि प्रतिभागी समस्या का हल कितनी तेजी से कर सकता है। एक तरह यह आईक्यू का यह परीक्षण है। प्रबंधन के क्षेत्र में इसे सर्वोच्च कौशल माना जाता है, लेकिन यह सवाल यह है कि करना क्या सबसे अहम है। मैं ऐसे एक भी व्यवसाय को नहीं जानती जहां निर्णय लेने में कुछ अंतर सफलता और विफलता का फैसला कर देती है। धीरूभाई अंबानी या रिचर्ड ब्रैनसन जैसी दूसरी पीढ़ी की उद्यमियों ने तो कभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा से लेकर के ओयो की रितेश अग्रवाल तक उद्यमियों ने कभी प्रबंधन की शिक्षा नहीं ली थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं का भी यही हाल है। इसकी आभा मंडल और इसकी हैसियत को परे रख दे तो पाएंगे कि इसकी पूरी जो प्रणाली ही बीत चुकी है। इसकी परीक्षा प्रतिभागियों से इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान की जानकारी कंटेस्ट रखने की अपेक्षा करती है। साथ ही कुछ विश्लेषणात्मक कौशल का परीक्षण करते हैं। इनकी पहली समस्या तो यही है कि ये परीक्षा अनेक तरह के विशेषज्ञता वाली नौकरियों के लिए भर्तियां कराती है। यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा आदि में जाते हैं। सफल प्रतिभागी किस सेवा में पहुंचते हैं, यह केवल परीक्षा में उनके रैंक पर निर्भर करता है। इससे विचित्र विसंगतियां पैदा होती है। साहित्यिक पृष्ठभूमि और रुचि के किसी व्यक्ति को राजस्व सेवा मिल सकता है, जहां उसे कर नीतियों की जटिलता या लेखा सेवा के आंकड़ों से उलझना है। इसी तरह समाज का व्यावहारिक ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति पुलिस सेवा में अधिकारी बन सकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा को आमतौर पर नौकरशाही की रीढ़ माना जाता है, लेकिन जब इसके अधिकारी अक्सर नई नई सेवा में भेजे जाते हैं, तब यह मुख्य रूप से सत्ता का खेल होता है यहाँ पे, जिसके लिए न तो कौशल, न ज्ञान और विषय वस्तु की जानकारी जरूरी होती है। कुछ सर्वेक्षण में आईएएस अधिकारियों ने स्वीकार किया कि वे संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण की कमी के कारण खुद को असहज महसूस करते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा या विदेश विभाग जैसी संघीय एजेंसियां इस क्षेत्र में अनुभव और रुचि रखने वाले उम्मीदवारों में से चयन करती हैं। जैसे कर अधिकारी में लेखा जोखा की क्षमता और विदेश सेवा के लिए कूटनीति योग्यता को परखा जाता है। अपनी दक्षता के लिए पश्चिमी सिंगापुर की सिविल सेवा योग्यता परीक्षण और साक्षात्कारों और संबंधित क्षेत्रों में भूमिका के आधार पर मूल्यांकन करती है। वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने मुझे बताया कि भारतीय अधिकारी अक्सर कम सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके पास संबंधित क्षेत्र की विशेषज्ञता का अभाव होता है। औपनिवेशिक काल की प्रथाओं पर आधारित भारत की वर्तमान सेवा प्रणाली कौशल की बजाय रटने और सामान्य ज्ञान को प्राथमिकता देती है। अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा को विशेषज्ञों की बजाय वफादार प्रशासक तैयार करने के लिए डिजाइन किया था। यूपीएससी की परीक्षा इसी विरासत को ढो रही है। इस प्रकार से बहुत ही शानदार एडिटोरियल हमने पढ़े। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।